गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? तो कल हम चर्चा कर रहे थे जनजातियों पर, भील जनजाति, गौंड जनजाति, कौल जनजाति और बहुत सारी जनजाति। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति, और भारत की गौंड जनजाति। और भारत के संदर्भ में दूसरी बड़ी जनजाति भील, और मध्य प्रदेश के संदर्भ में दूसरी बड़ी जनजाति गौंड जनजाति। तो आइए हम चर्चा करते हैं जनजातियों के बारे में। मध्य प्रदेश की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है भील। और मैंने आपको बताया था भील का अर्थ होता है कमान। कमान आपने देखे होंगे, तीर कमान ऐसा होता था धनुष, और कमान ऐसी तीर होती थी। आपने देखे होंगे पहले जो जनजातीय समुदाय के लोग होते थे वो पहले तीर कमान का उपयोग करते थे अपने शिकार करने के लिए। अब जो पहले हुआ करता था, आपने देखे होंगे अपने भोजन के लिए वो शिकार किया करते थे। वो किससे शिकार करते थे? तीर के माध्यम से। ये धनुष भी रखते थे, इसलिए भील कहलाते थे। पिथौरा, जो कि मैंने आपको एक बताया, पिथौरा एक जो चित्रकला है, वो पिथौरा चित्रकला भीलों की एक प्रसिद्ध चित्रकला है। चित्रकला क्या होती है? चित्र के माध्यम से अपनी कलाओं का प्रदर्शन करना या फिर अपने कौशल को बताना, वो होती है चित्रकला। अगर हम बात करेंगे, चौथा दिया है कि भगौरिया नृत्य जो है वो झाबुआ और अलीराजपुर में निवास करने वाले भीलों द्वारा किया जाता है। तो देखिए, झाबुआ और अलीराजपुर जो मध्य प्रदेश के जो दो जिले हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है भीलों के द्वारा भगोरिया नृत्य किया जाता है। कभी कभी पूछा जाता है कि भगोरिया नृत्य मुख्य रूप से कौन कौन से जिलों में किया जाता है। तो दो अग्रणी जिले हैं, एक है झाबुआ और दूसरा है अलीराजपुर। झाबुआ से एक और बात याद आती है, जीआई टैग मिला हुआ है वहां पर कड़कनाथ मुर्गे को। तो इसको भी याद रखिएगा। जीआई का फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, उसको बोलते हैं जीआई टैग। पता है जीआई टैग कब से प्रारंभ हुआ है भारत में? 2000 नहीं, 1999 से। 1999 के अधिनियम से जो है वो जीआई टैग का प्रारंभ हुआ है। ये भी आप याद रखिएगा। अब हम ये जो बात कर लिए चित्रकला, भीलों की जो प्रसिद्ध चित्रकला होती कैसी है चित्रकला, ये भी हम जान जाते हैं कहीं ना कहीं। तो आप देख पा रहे हैं चित्रकला। ये चित्रकला हाथ से, हस्तकला से संबंधित है, मतलब हाथों के माध्यम से बनाई हुई चित्रकला है। आपने देखे होंगे कि बहुत सारी जगह जो है मेलों का आयोजन किया जाता है, जहाँ पर जनजातियों से संबंधित वस्तुएं बेची जाती हैं। और कहीं ना कहीं जैसे कान्हा में भी हमारे यहाँ मेलों का आयोजित किया जाता है। वहां से जो टूरिस्ट लोग आते हैं, यहाँ की जो अपनी लोक कलाएं हैं, लोक संस्कृति, इनको ज्यादा है प्रमोट किया जाता है, इनको कहीं ना कहीं प्राथमिकता दी जाती है। और जब हस्तशिल्प, इसको जो है वो जीआई टैग भी मिला हुआ है। जो गोंडी चित्रकला है उसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। अगर हम भीलों की बात करें तो भगोरिया नृत्य होता है कैसे, तो आप नृत्य देखिए। ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो है भगोरिया नृत्य कर रहे हैं। हाथों में धनुष लिए हुए, तीर कमान लिए हुए, ये जो है भगोरिया नृत्य कर रहे हैं। और ये जो भगोरिया नृत्य वो एकल भी होता है और साथ ही साथ समूह में भी होता है। तो आप देख पा रहे हैं समूह के माध्यम से कहीं ना कहीं भगोरिया नृत्य कर रहे हैं। इतना समझ पाए? अब आती है भील जनजाति। भील जनजाति के बारे में कुछ कुछ खास बात जो दी गई है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील जनजाति। भील का अर्थ होता है कमान। कमान होता है, और ये क्या रखते हैं? धनुष रखते हैं भील जनजाति। भीलों की विपुल सांस्कृतिक परंपरा, उनके धार्मिक कृत्यों, उनके गानों तथा नृत्यों, और उनके सामुदायिक देवी देवताओं, त्वचा की गोदनों, मैंने आपको कल बताया था। ये जो भील जनजाति के लोग हैं, ये भी अपने त्वचा पर गोदन गोदना, वो आपने सुना होगी, गोदना गोदाना जिसको बोलते हैं, ये बनाते हैं। ये गोदना क्या होता है पता है किसी को कि गोदना क्या होता है? हाँ, गोदना ये हो सकता है कि परमानेंट टैटू बोल सकते हो उसको, कभी ना मिटने वाला, मतलब पूरे जीवन तक वो रहता है। ऐसा नहीं कि उसको मिटाना असंभव है, मिटाया जा सकता है लेकिन केवल सर्जरी के माध्यम से। इसके अतिरिक्त और कोई तरीका नहीं है इसके माध्यम से मिटाया जा सकता है। उनके घरों से सौंदर्य शास्त्र का सहज बोध प्रकट होता है। इनके अगर आप घर देखेंगे नीचे, तो घर कहीं ना कहीं सजावटी होते हैं। आपने देखे होंगे, जैसे आप उनके वहां देख जाएंगे तो आप देखना घर की जो दीवारों पर भित्ति चित्र बने होते हैं। और भित्ति चित्र क्या होते हैं? दीवारों पर उकेरे गए चित्र होते हैं भित्ति चित्र, तो ये होते हैं भित्ति चित्र। इतना समझ में आया? ये देखिए भगोरिया नृत्य कर रही हैं महिलाएं। ये इनकी ड्रेस है, वेशभूषा है, वेशभूषा पर आधारित ये जो है वो भगोरिया नृत्य कर रही हैं महिलाएं। ये जो महिलाएं हैं ये भगोरिया नृत्य कर रही हैं।
यहाँ पर भी बहुत सारी बात खास खास हो जाती है। भगोरिया नृत्य मध्य प्रदेश में झाबुआ और अलीराजपुर में निवास करने वाली जो भील जनजातियों के द्वारा किया जाता है। हमेशा आप ये याद रखिएगा कि भगोरिया या फिर भील जनजाति का जब भी नाम आता है सामने, तो हमको दो चीजें याद आना चाहिए। एक पहला है झाबुआ और दूसरा है अलीराजपुर। जब भी भील जनजाति की बात आती है, कभी भी चीजों की बात पूछी जाती है, तो अधिकतर ये होता है कि झाबुआ और अलीराजपुर का संबंध भील जनजाति से होता ही है। होली पर हाट बाजारों में होने वाली भील जनजाति का भगोरिया नृत्य ये कब होता है? होली के अवसर पर होता है। आपने देखे होंगे हमारे यहाँ पर भी होली बहुत ज्यादा प्रख्यात है। अगर इंदौर की बात करें तो इंदौर में बहुत ज्यादा रंग पंचमी का जो त्योहार होता है वो बहुत ज्यादा प्रचलन में माना जाता है। इसके अतिरिक्त अगर ब्रज की बात करें, मथुरा में बात करें, तो वहां पर भी होली जो है वो बहुत लंबे समय तक चलती है। आपने देखे होंगे हाट किसको बोलते हैं? हाट बाजार को बोलते हैं। लेकिन आपको ये पता होगा कि बाजार और हाट में थोड़ा सा अंतर होता है। अगर शब्दों शब्दों की अगर बात कर लें, जैसे कि मेला और मड़ाई में थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक उसी प्रकार बाजार और हाट में थोड़ा सा अंतर होता है। अगर आप जान पाए तो बाजार जो होता है ये बड़े स्तर पर लगता है, जबकि हाट जो होता है वो थोड़े छोटे स्तर पर लगता है। तो कहीं ना कहीं आप समझ पाएंगे कि जो बाजार है वो एक उसका बड़ा क्षेत्र में लगता है, जबकि हाट जो है ये छोटे क्षेत्र पर लगता है। क्योंकि अगर इसके अर्थ की बात करें तो अर्थ दोनों का सेम ही होता है, समान ही होता है। तो अब अर्थ पर ना जाए, लेकिन मैंने आपको ये बताया कि ये होता है कैसे है, आप समझ कैसे पाते हैं। ये देखिए, जो भील है इसकी चित्रकला आपको मैंने आपको दिखाई। ये जो दिख रही है, ये जो पेंटिंग, ये भीलों की चित्रकला है। मध्य प्रदेश की भील जनजाति ने अपनी एक ऐतिहासिक परंपरा हलमा को जल संरक्षण के लिए इस्तेमाल किया है। जल संरक्षण क्या होता है? आपने देखे होंगे कि बहुत सारे आज धरती पर 1% से भी कम जो जल है वो पीने योग्य है। और आज देख रहे हैं कि राजस्थान के बहुत सारे जिले जो हैं वो जल की कमियों से, जल के संकटों से होकर गुजर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम विकास कर रहे हैं, हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं पीने के पानी की बहुत ज्यादा हमको समस्या देखने को मिलती है। आपने भी अपने आसपास में देखे होंगे। क्योंकि इसका कारण क्या होता है मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। अधिकतर हम ये देखते हैं कि जब हमारे पास कोई चीज बहुत ज्यादा मात्रा में होती है तो हमको उस चीज का महत्व समझ में नहीं आता। आता है क्या हम लोगों को महत्व समझ में नहीं आता? मुझे पता है जल का सभी लोग दुरुपयोग करते हैं, लेकिन हमको उसका महत्व उस दिन समझ में आता है जिस दिन घर में या तो बिजली नहीं होती और घर में केवल एक बाल्टी पानी बचा होता है। तो हमें उस दिन उस जल का पर्याप्त मतलब समझ में आता है कि उस एक एक बूंद पानी का यूज हमको कहाँ करना है, और उस एक बूंद पानी का यूज करके भी हम उस पानी को पुनः कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा अगर हम अपने व्यक्तिगत जीवन में कर ले तो कहीं ना कहीं जल को है उसका संरक्षण किया जा सकता है। हाँ, हाँ, लेकिन यही होता है कि हमें आज पढ़ते हैं, आज सीखते हैं, एक दिन दो दिन उस चीज को लागू करते हैं और तीसरे दिन भूल जाते हैं। अगर इसको अपने व्यक्तिगत जीवन में सतत रूप से लागू करें या फिर सतत रूप से रखा जाए तो कहीं ना कहीं इसके सकारात्मक परिणाम एक मानव जीवन में देखने को मिलेंगे। इस परंपरा के अंतर्गत इस जनजाति के लोग पानी से जुड़ी समस्या का उपाय ढूंढने के लिए एक जगह पर एकत्रित होते हैं। मतलब कहीं ना कहीं जब कोई समस्या आती है गाँवों में, घरों में, तो हम देखते हैं कि मोहल्ले के लोग, पड़ोसी लोग कहीं ना कहीं सब हमको राय सलाह देने लगते हैं कि हाँ इसका एक उपाय तो नहीं हो सकता और ये उपाय हो सकता है। और आपने देखे होंगे कि जहाँ पर अनेक मस्तिष्क चलते हैं वहां पर कोई ना कोई समाधान निकल आता है। ठीक उसी तरह जल संरक्षण की हम बात करें तो जब एक जगह इकट्ठा होते हैं बहुत सारे लोग, तो कहीं ना कहीं हम जल संरक्षण किस प्रकार किया जा सकते हैं ये भली भांति सोच सकते हैं और कहीं ना कहीं जल संरक्षण कर सकते हैं। एक जो है, एक हिंदी में जल का एक निबंध आता है तो उसमें एक चीज कहा गई है कि जल से जीवन, जल ही जीवन, जल जीवन का दाता है, जल संरक्षण कर ले मानव, जल ही भविष्य विधाता है। तो कहीं ना कहीं ये पंक्ति आज के जल संरक्षण में बिल्कुल सटीक बैठती है कि अगर जल से जीवन, जल से जीवन, जल ही जीवन, जल से ही जीवन है और जल ही हमारा जीवन है। अगर जल से ही हमें जो जीवन है वो प्रदान करता है, अगर हमारे पास नहीं हो तो हम अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते, या फिर जो आने वाली हमारी पीढ़ी है उनके भविष्य को हम बहुत अच्छा नहीं कर सकते। इसलिए कहीं ना कहीं आज से, और सिर्फ ना आज से, सिर्फ अभी से ही जल का संरक्षण करना प्रारंभ कर सकते हैं। आपने देखे होंगे कि बहुत सारी जगह पर जल स्तर बहुत अच्छा होता है, और अच्छा तो होता है साथ ही साथ पीने योग्य होता है, लेकिन बहुत सारी जल स्तर पर, बहुत सारे स्थानों पर जो जल है वो नीचे तली पर बहुत नीचे चले जाता है। अगर मैं उदाहरण की बात कर लूँ तो बालाघाट जिले की अगर प्रॉपर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ का जल स्तर बहुत ऊंचा है, और अन्य ऐसे स्थान है जहाँ पर बहुत ज्यादा आप गहराई तक चले जाइए आपको जल दूर दूर तक नहीं मिलेगा।
और मिलेगा भी तो बहुत कम चांसेस होते हैं, बहुत कम संभावना होती है कि वहां पर आपको जल पीने योग्य मिले। आपको ये पता है कि जल को, जैसे जो खारा जल है उसको पीने योग्य कैसे बनाए, इसका भी बनाया जा सकता है। अगर खारे जल को उबाला जाए और उसकी जो वाष्पीकरण की जो ऊपर लेयर जम जाती है वो पीने योग्य हो सकती है, उससे कोई शरीर को नुकसान नहीं होता। तो कहीं ना कहीं कर सकते हैं। दूसरा बात, अगर जल संरक्षण की मैं बात करूँ तो एक और बात मैं आपको बता दूं, फिटकरी आप लोग सभी परिचित होंगे कि फिटकरी क्या होती है। जब भी अगर जल बहुत ज्यादा गंदा आया और उसको पीने योग्य बनाना है तो उसमें फिटकरी का छोटा सा टुकड़ा डाल दीजिए। जल से जो जितनी ज्यादा जो गंदगी होती है वो नीचे तली पर बैठ जाएगी। उस जल को ऊपर ऊपर छान लीजिए और उसको आप पी सकते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं फिटकरी के माध्यम से भी आप जल को छान सकते हैं। आज भी ये जानकारी लोगों को नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है। मुझे लगता है कि अगर ये जानकारी वहां तक हो तो कहीं ना कहीं वो आज इस स्तर का जल पी रहे हैं। कहीं ना कहीं हम जो फिटकरी के माध्यम से उनकी थोड़े जल को शुद्ध कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये किया जा सकता है। अब आती है पिथौरा चित्रकला। चित्रकारी होती क्या है? झाबुआ की भीलों के बीच पिथौरा चित्रकारी धार्मिक रीति होती है। धार्मिक रीति रिवाज क्या होते हैं, कोई बता सकता है? धार्मिक क्या होता है? देखिए, धार्मिक मतलब ये होता है कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को पूर्ण रूप से मानता है, उस पर विश्वास करता है। जैसे कि कुछ लोग भगवान को मानते हैं, कुछ लोग अल्लाह को मानते हैं। सभी की अलग अलग धर्मों के अनुसार अपनी अपनी रीति है। वो होती है रीति। रीति का मतलब जो चलते आ रही है लगातार, उसको बोलते हैं रीति। अगर हम बोलते हैं ना रीति रीति रघुकुल रीत सदा चली आई, रीत आया उसमें। रीत मतलब जो लगातार चली आ रही है, प्राण जाहि पर वचन न जाई। ठीक उसी प्रकार ये होती है धार्मिक रीति, धर्म संबंधित होती है। इस चित्रकारी का अत्यधिक सम्मान होता है। अगर हम कोई कोई भी काम करें और उसका सम्मान ना हो तो कहीं ना कहीं हमको अच्छा नहीं लगेगा और हम उस चीज को दोबारा नहीं करेंगे। ठीक उसी प्रकार ये जो पिथौरा चित्रकारी है इनका बहुत अधिक सम्मान होता है। घोड़ों को लेखिंद्र, पिथौरा घोड़ों को लेखिंद्र कहा जाता है। अगर आप लिख सकते हैं, ये जो लिखा हुआ है, पिथौरा घोड़ों घोड़ों को क्या कहा जाता है? लेखिंद्र। परंपरागत चित्रकार द्वारा चित्रित किया जाता है। मतलब परंपरागत मतलब ये होता है कि जैसे मेरे पिताजी कर रहे हैं उनके पश्चात मैं कर रहा हूँ, मतलब ये परंपरा के अनुसार चलते आ रही है। तो ये कहते हैं परंपरागत। तो ये अगर आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, पिथौरा घोड़ों को लेखेंद्र कहा जाता है। कभी कभी पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। पिथौरा चित्रकारी जो है वो घोड़ों से संबंधित है और इसकी जो पिथौरा घोड़ों को क्या कहा जाता है? लेखेंद्र कहा जाता है। कभी कभी ये पूछा भी जा सकता है एक नंबर में। इसके पश्चात आ जाती है, मैंने आपको कल एक चीज बताया था, जनजातीय मसीहा और देश के रॉबिन हुड। इंडियन रॉबिन हुड की जिसको संज्ञा दी गई है टंटिया भील को, जिसको मामा के नाम से भी जाना जाता है। टंटिया मामा करके इनको संबोधित किया जाता था, टंटिया मामा। चूंकि ये जो है स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं टंटिया भील जी। अपनी लोक कल्याणकारी छवि के कारण मामा के नाम से प्रसिद्ध क्रांतिकारी मामा के नाम से ब्रिटिश क्रांतिकारी टंटिया भील ने कई वर्षों तक ब्रिटिश शासन को चैन की सांस नहीं लेने दी। मतलब ये ब्रिटिश के शासन हमारे ऊपर 200 से अधिक वर्षों तक अंग्रेजों का शासन रहा, ब्रिटिश हुकूमत ने राज किया। इन्होंने कहीं ना कहीं संघर्ष करते रहा, मतलब इनका जीवन संघर्ष में जीवन था और कहीं ना कहीं ये संघर्ष करते रहे। टंटिया भील बचपन से ही साहसी थे। साहसी मतलब क्या होता है पता है किसी को? साहसी मतलब बहादुर, एक मीनिंग आपने एक अर्थ बताया, बहुत अच्छा। और कुछ? साहसी मतलब क्या होता है? किसी भी कार्य को करने से ना डरना, ये भी साहस है। मतलब हाँ, अपने हिम्मत को कमजोर ना होने देना, मतलब अपनी बातों को प्रबलता के साथ कहना। वो चाहे आप सही हो चाहे गलत हो, अपनी बातों को रखना। ये कहीं ना कहीं साहस बताता है। वहीं कुशल निशानेबाज और पारंपरिक तीरंदाजी से दक्ष होने के कारण गुरिल्ला युद्ध में अत्यंत निपुण थे। तीरंदाजी क्या होती है? तीर कमान चलाना, वो होती है तीरंदाजी। दक्षता क्या होती है? कुशलता को दक्ष कह सकते हैं क्या? दक्ष अलग है, निपुणता। आप कुशलता, कुशलता दक्षता नहीं हो सकती, निपुणता दक्षता हो सकती है। दक्ष का मतलब परिपूर्ण होना, परिपूर्ण होना, परिपक्व होना, ये होती है दक्ष। कौशलता मतलब कौशल से संबंधित है, मतलब मैं लिख पा रहा हूँ, मैं पढ़ा पा रहा हूँ, ये मेरा कौशल है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि मैं इसमें दक्ष हूँ। दक्षता अलग है। निपुणता, दक्षता और निपुणता को एक साथ देखा जा सकता है, लेकिन कौशलता या कुशलता थोड़ा अलग हो जाता है।
इसके पश्चात 1857 की क्रांति के जननायक टंट्या भील ने कई अवसरों पर सरकारी खजानों को लूटा और उसे जनसाधारण में बांट दिया। ये खजाना किसका था? उस समय हुकूमत कौन कर रही थी? ब्रिटिश सरकार। तो उनसे कहीं ना कहीं खजानों को लूटा, और वो खजाना किसके लिए उपयोग करा उन्होंने? ना सिर्फ अपने अपने लिए यूज नहीं किया, अपने लिए उपयोग नहीं किया, उन्होंने उस खजाने का उपयोग जनता की भलाई के लिए किया, लोगों के कल्याण के लिए किया। देखिए, जब भी कोई काम अच्छा करता है आपके समाज में, आपके क्षेत्र में, उनका नाम हमेशा जीवित रहता है। वो बोलते हैं ना कि जब तक सूरज चांद रहेगा आपका नाम रहेगा। ठीक उसी तरह टंट्या भील जी, उनके लोक कल्याणकारी नीतियों के कारण या उनके लोक कल्याणकारी हित के कारण हमेशा याद किए जाते हैं। जनजाति समाज की इस महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को भारत का रॉबिन हुड भी कहा जा सकता है। मैंने आपको पहले ही बताया, इंडियन रॉबिन हुड की संज्ञा किसे दी गई है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो 4 ऑप्शन रहेंगे, तो आप हमेशा याद रखिएगा, टंट्या भील जी को दी गई है। इसके अतिरिक्त इनको मामा भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त हमारे एक और मामा है, कौन है? शिवराज सिंह चौहान जी। ठीक, ये भी आप याद रखिएगा। इसके पश्चात आता है क्रांतिशूरी जननायक टंट्या भील स्मारक। कहीं ना कहीं स्मारक भी बना हुआ है। अब ये बताइए क्रांतिशूरी क्यों कहा जाता है? चूंकि एक टर्मिनोलॉजी है यहाँ पर, क्रांतिशूरी क्यों कहा जाता है, कोई बता सकता है? क्रांति मतलब होती क्या है? बदलाव मतलब क्रांति। हाँ, किसी चीज में बदलाव लाने के लिए प्रयास करना है या अपनी कोशिश करना है, ये होती क्रांति। सूर्य मतलब सूर्य जिस तरीके से चमकता है, सूर्य जिस तरीके से जिसका प्रारंभ होता है उसका अंत नहीं होता। ठीक उसी तरह इनका प्रयास था टंट्या भील जी का। इनका है स्मारक। क्रांतिशूरी जननायक टंट्या भील की जन्मस्थली क्या है? बड़ौदा अहिर। जिला क्या है? खंडवा। जिला कौन सा है? खंडवा। 27 नवंबर 2021 को यहाँ से पवित्र माटी कलश ली क्रांतिशूरी गौरव यात्रा का शुभारंभ पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा किया गया। आपने देखे होंगे, जब भी कोई ऐसे काम होते हैं जो हमारे जो है जननायक के द्वारा किया जाता है, तो कहीं ना कहीं हम उनको छवि को याद रखने के लिए या फिर उनको याद रखने के लिए हम आए दिन ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं, जिनके कहीं ना कहीं हम उनसे कुछ सीख सकें। आपने देखे होंगे कि हम बहुत सारे समय समय पर बहुत सारे महापुरुषों का दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? उनकी याद में तो मनाते हैं, साथ ही मनाने का उद्देश्य क्या रहता है हमारा? ताकि हम उनसे सीख सके और अपने वास्तविक जीवन में उसे लागू करके अपने जीवन को और ज्यादा अच्छा बना सके, इसलिए हम कर सकते हैं। तो देखिए, जनजातीय नायकों के बलिदान की शौर्य गाथा को जन जन तक पहुंचाया गया। ये जो कलश यात्रा निकाली गई, ये कहीं ना कहीं खंडवा से निकाली गई, और ये जहां जहां जाएंगी वहां के लोग आस पड़ोस के उसको देखेंगे और कहीं ना कहीं इस चीज से सीखेंगे कि ये होता क्या है और कैसा किस प्रकार क्या है। तो ये कहीं ना कहीं मामा की कर्मस्थली पाताल पानी पहुंचकर संपन्न हुई थी। कर्मस्थली और जन्मस्थली दोनों में अंतर होता है, कोई बता सकता है? कर्मस्थली और जन्मस्थली क्या होती है? कर्मस्थली में समाप्त करना, ये सिर्फ कर्मस्थली में आएगा सिर्फ। देखिए, जन्मस्थली मतलब उनका पैदा होना या फिर वहां पर वो जन्म लिए, और कर्मस्थली मतलब जहां पर उन्होंने कर्म किए। क्योंकि मैं लांजी से आता हूँ लेकिन मैं बालाघाट में पढ़ा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं ये मेरा कर्म स्थान, इसको मैं बोल सकता हूँ। इंदौर चले गया उसको भी बोल सकता हूँ। ठीक उसी तरह जहाँ लंबा ज्यादा समय लिया उसको कर्मस्थली के नाम से जान सकते हैं। तो आप समझ पाए जन्मस्थली और कर्मस्थली में अंतर? समझ पाए नहीं समझ पाए? कुछ लोग समझ पाए, बाकी आप लोग नहीं समझ पाए? नहीं समझ पाए? हाँ या ना? अरे हाँ या ना बोलिए, कोई कुछ नहीं करेगा। देखिए, मैं फिर से समझाता हूँ। जन्म स्थली मतलब जन्म का स्थान। कर्म स्थली मतलब जहां पर हम कर्म करते हैं। देखिए, वो बोलते हैं ना, कर्मण्य वादी के रस्तु माँ फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करते रहिए और फल की चिंता ना करिए। ठीक उसी प्रकार जहाँ पर हमारा जन्म होता है, ऐसा जरूरी नहीं कि हम जन्म स्थान पर ही हमेशा रहे, मतलब मृत्यु तक रहे। हम किसी दूसरी जगह पर चले जाते हैं, दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, जहाँ पर हम लोक कल्याण के लिए काम करते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं कहीं ना कहीं, और वो सीधा में लोगों की भलाई करेंगे, मतलब वो हमारी कर्म स्थली। मतलब हम जो कर्म करें, कर्म भी दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक अच्छे कर्म और बुरे कर्म, और इससे परिचित है आपकी अच्छे कर्म क्या होते हैं और बुरे कर्म क्या होते हैं, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। इतना समझ पाए कर्म स्थली और जन्म स्थली? अब आती है भारत की पहली बड़ी जनजाति और मध्य प्रदेश की
दूसरी बड़ी जनजाति गौंड जनजाति पर। गौंड की उत्पत्ति तेलुगु के कौड़ शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है पर्वत। अगर हम बात करेंगे तो 22 भाषाओं का उल्लेख हमारे संविधान में है। उसमें से एक है तेलुगु, जिसके कोड शब्द से गौंड शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है पर्वत। अब आपको ये तो पता होगा पर्वत क्या होता है, पता है ना? जब भी पर्वत और पठार की बात अंतर आ जाता है तो हमको ये पता होना चाहिए, पठार जो होता है पर्वत की अपेक्षा कम ऊंचा होता है, और पर्वत जो होता है पठार की अपेक्षा बहुत अत्यधिक ऊंचा होता है। हाँ, तो पर्वत की एक चोटी होती है, जबकि पठार की नहीं होती। तो कहीं ना कहीं पर्वत पठार, यह जनजाति पर्वतों पर निवास करती है। इनके बिदरी, बाघपंथी, हरडीली, नवाखानी, जवारा, मड़ई और खेता प्रमुख पर्व और त्योहार है। पर्व और त्योहार समझ पाते हैं आप कि पर्व और त्योहार क्या होते हैं? पर्व और त्योहार बताएं। दोनों समान ही है जी, आप बताएं जी। नेशनल लेवल पर पर्व होते हैं जी। हाँ जी जी। हाँ, मतलब किसी महापुरुष की जयंती पर्व है, और कोई जो त्योहार है धार्मिक जो संबंधित है वो त्योहार है, आपका ऐसा कहने का मतलब है। लेकिन चूंकि दीपावली का निबंध सभी ने लिखे हैं अपनी कॉपी में पहले बचपन में, मैं मानता हूँ कि सभी ने लिखे हैं। तो आपने कई बार देखोगे वहां दीपावली को त्योहार भी मानते थे, और कई बार हम उस दीपावली को पर्व भी मानते थे। मानते थे नहीं मानते थे? मानते थे। लेकिन अगर दोनों का अर्थ बात करें तो अर्थ अर्थ समान होता है, लेकिन दोनों के अपने अपने अलग अलग मायने होते हैं। क्योंकि आपने जो बताया वो हो सकता है, आपने जो बताया वो 100% सही है, क्योंकि दोनों की अर्थ समान ही है। दिवाली को हम पर्व भी मान सकते हैं और त्योहार भी मान सकते हैं। तो समझ पाए? बाकी को भी मानते हैं त्योहार और पर्व। इसको मुकुट बोल सकते हैं हम। हाँ, आ, ये अगर हम बात करें तो ये मोरों की पंख है, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है। अगर आप देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि ये जो पंख आप देख पा रहे हैं वाले, ऐसा लग रहा है नहीं लग रहा है? आपको इसको प्रत्यक्ष रूप से देखना पड़ेगा। जिस दिन आप इसे प्रत्यक्ष रूप से देख पाएंगे आप निश्चित रूप से समझ पाएंगे। हिंदी देवी देवताओं के साथ ये ठाकुर देव और माता बाई, दुल्हा देव, बागेश्वर, सूरज देव, खैर माता की पूजा करते हैं। चूंकि मैंने कहा हिंदू संस्कृति के अनुसार हर घर में देवी पूजा होती है, देव पूजा जिसको बोलते हैं। उस समय जो है सूरज देव, दुल्हा देव, इन सभी को पूजा जाता है, इन सभी की पूजा की जाती है। ठीक उसी तरह जो गोंड जनजाति है, इनके प्रमुख देवी देवताएं होते हैं माता बाई, दुल्हा देव, बागेश्वर, सूरज देव, खैर माता, ये सब इनकी पूजा करते हैं। इसके अतिरिक्त कर्मा, सैला, भड़ौनी, सुमा, दीवानी, बिरहा, कहरवा आदि इनके प्रमुख नृत्य हैं। नृत्य क्या होता है पता है? अपनी कलाओं का किसी गीत के माध्यम से प्रदर्शन नृत्य कहलाता है। तो नृत्य है कि कर्मा, सैला, भड़ौनी, शुआ, दीवानी, बिरहा, कहरवा आदि इनके प्रमुख नृत्य हैं। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अन्यथा मैं आगे बढ़ता हूँ। अ, अब आता है अद्भुत कलाओं के लिए प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश की गौंड जनजाति। कहीं ना कहीं अद्भुत मतलब क्या होता है पता है? बहुत विशेष, अद्भुत जी। और कोई? वही है। हाँ, आपने रस पढ़े हैं? रस, अद्भुत का स्थायी भाव क्या होता है? हाँ, आश्चर्यचकित होना या आश्चर्य होना, मतलब जिस चीज को देखे मैं आश्चर्य हूँ कि हाँ ये कैसा हुआ, वो कहीं ना कहीं अद्भुत हो जाता है। गौड़ जनजाति की उत्पत्ति द्रविड़ों से हुई है, और इसका अस्तित्व आर्य युग से पहले का माना जाता है। अब आप बोलेंगे कि आर्य युग क्या था और इससे पहले कैसा माना जाता है? ये अगर कोई पूछेगा तो बता पाएंगे कि आर्य युग क्या होता है और इससे पहले का क्यों माना जाता है? कोई बता पाएंगे कि आर्य युग क्या होता है? अ, जब जिस समय भारत में आर्यों का आगमन होता है उसके पहले से जो माना जाता है ये गौड़ जनजाति है, इनका अस्तित्व माना जाता है।
गौंड शब्द गौंड से आया है, जिसका अर्थ द्रविड़ मुहावरों में हरे भरे पहाड़ हैं। गोंड जनजाति दक्षिण में गोदावरी नदी की घाटियों में और उत्तर में विंध्य पर्वतों तक विस्तृत क्षेत्रों में व्यापक एक विजातीय समूह है। सजाति और विजाति में आपको अंतर पता है जी? सजाति का मतलब होता है एक ही तरह के, और विजाति का मतलब होता है अलग अलग। तो ये होती सजाती और विजाती है। चंद्र सिंह श्याम, ये भी कभी कभी पूछा जाता है, लिख लीजिएगा। चंद्र सिंह श्याम अपनी कला के लिए कागज तथा कैनवास का इस्तेमाल करने वाले प्रथम गौंड कलाकार थे। ये हमको पता होना चाहिए। कौन थे? चंद्र सिंह श्याम कागज और कैनवास का इस्तेमाल करने वाले प्रथम गौंड जो है कलाकार थे। इस जनजाति की कलाएं भारत भवन के गुंबद में, भारत भवन कहाँ पर स्थित है? भोपाल। भोपाल के संदर्भ में एक बात याद आ गई तो मैं आपको बता दूं, भोपाल जिला कब बना? भोपाल जिला कब बना? बताए, आपको पता है? बताए, भोपाल जिला कब बना? हाँ, भोपाल राजधानी सभी को पता है, जिला कब बना? भोपाल जिला कब बना? 1979। नहीं, नहीं, भोपाल जिला बना 1972 में, जबकि राजधानी कब बन गया था? 1956 में। उसके पहले भी था, 1722 से उसका अस्तित्व है, लेकिन जब मध्य प्रदेश की स्थापना, तब वो मध्य प्रदेश की संदर्भ में राजधानी बना। कब बना राजधानी? 1956 में। लेकिन जिला कब बना? 1972 में। इसको लिख लीजिए, कभी भी पूछा जा सकता है, या ना भी पूछे तो हमको पता होना चाहिए। 1972, 1972। तो पहले क्या हुआ? भोपाल राजधानी तो पहले ही बन गया, बाद में जिला बना। हाँ, 1900 मध्य प्रदेश की, उसके पहले से भोपाल का अस्तित्व रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं रहा है। हाँ, पहल, हाँ, बाद में 1972 में जिला बना। हाँ, सीहोर की तहसील। हाँ जी। उसके पहले भी भोपाल में, आप जैसे पढ़ेंगे सेंट्रल प्रोविंस बरार, तो मध्य प्रदेश का प्रारंभिक इतिहास पढ़ेंगे तो आप पढ़ पाएंगे इसमें भोपाल क्या था और क्या नहीं था। इस जनजाति की कला है भारत भवन की गुंबद, विधानसभा की दीवार और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में प्रदर्शित है। अगर हम बात करेंगे संग्रहालय, संग्रहालय क्या होता है? संग्रहालय क्या होता है बताएं? जहां पर सभी लोग जमा होते हैं, लोगों का जमा होना, ये बात से बिल्कुल गलत है, इसको ऐसा नहीं कहा। देखिए, वो बात सही है, आपकी जो परिभाषा है वो बिल्कुल सही है, आपके इस संग्रहालय के संदर्भ में सही है। लेकिन संग्रहालय का मतलब ये होता है संग्रहणालय, मतलब संग्रहित करना। जैसे कि किताबों, मैंने किताबों को, बहुत सारी किताबें लाए इस रूम में संग्रहित करके रख दिए, तो ये कहीं ना कहीं संग्रहालय करेगा। क्योंकि आपने जो परिभाषा कही वो इतिहास के दृष्टिकोण से कही कि जो पौराणिक चीज है उनका किसी एक विशेष स्थान पर उनको संरक्षित करके रखना, ताकि लोग जो है उनसे परिचित हो सके, उनको देख सके, तो वो भी संग्रहालय। एक जगह रखना, उन्हें, उनकी परिभाषा बिल्कुल सही थी, वो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से थी। जो पुराने में जो जो चीज मिलती है, जैसे आपने किले में देखोगे म्यूजियम होता है, संग्रहालय होता है, वहां पर कहीं ना कहीं वो चीजें रखी होती है, तो ये होता है संग्रहालय। इतना समझ पाए? ये देखिए, हाँ, ये दीवारों में जो पेंटिंग है इसको क्या बोलते हैं? भित्ति चित्र। ये हाथ के माध्यम से बनाई जाती है, भित्ति चित्र। हाँ, अब चूंकि मैंने एक पढ़ाया था कल, गौंड जनजाति में किया जाता है सेवा और दूध लौटावा विवाह। चूंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है युवाओं की दृष्टि से, और चूंकि एमपीपीएससी की दृष्टिकोण से भी, कि सेवा विवाह, गौंड जनजाति में वर द्वारा वधु मूल्य नहीं चुकाने की स्थिति में वर भावी ससुर के यहाँ सेवा करता है, जिसके बाद वर को वधु सौंप दी जाती है। समझ पाए इसका अर्थ? समझ पाए क्या होता है बताए? चूंकि दहेज तो एक कुप्रथा है, या आप लोग मानते हैं, मैं मानता हूँ, सभी मानते हैं, तो फिर इसमें भी दहेज से संबंधित कुछ बात आ रही है। मूल्य मतलब दहेज आप मान रहे हैं आप? हाँ, मतलब
अगर लड़का दहेज ले तो वो दहेज प्रथा कुप्रथा है। लेकिन अगर ठीक है, ये बात चलिए, इस विवाह को क्या कहते हैं, लामानाई विवाह भी कहा जाता है। आप लिख लीजिएगा, इस विवाह को क्या कहा जाता है, लामानाई विवाह। ये कभी कभी पूछा जा सकता है। दूध लौटावा सेवा और दूध लौटावा विवाह को लामानाई विवाह भी कहा जाता है। इसके इसके अतिरिक्त मैंने मेघालय के संदर्भ में तीन बड़ी जनजाति बताया था, गारो, खासी और जयंतिया, जहाँ पर देश की अन्य जनजातियों से संबंधित विपरीत परंपरा है। आमतौर पर यहाँ लड़की का विवाह होता है, लेकिन वहां पर जो है लड़के जो है वो घर जवाई बनते हैं। दूध लौटावा विवाह एक नजर में आप देख लीजिए। गोंड जनजाति में ममेरे फुफेरे भाई बहनों में यह विवाह अधिमान्य होता है, जिसे दूध लौटावा विवाह कहते हैं। अधिमान्य और मान्य पता है सभी को क्या होता है? मान्य और अधिमान्य क्या होता है? देखिए, मान्य मतलब किसी चीज को स्वीकार करना अर्थात मानना। अधिमान्य मतलब अस्वीकार करना, हम संक्षेप में कह सकते हैं ये होता है अधिमान्य। हाँ, अस्वीकार करना मतलब वो मान्य नहीं होगी, अधिमान्य। यहाँ दिया हुआ है ममेरे फुफेरे भाई बहनों में जो अधिमान्य माना जाता है। मतलब जो मामा मामा ममेरे भाई बहन फुफेरे भाई बहन, इन लोग आपस में विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें विवाह नहीं कर सकते। ये होता है दूध लौटावा विवाह। समझ पाए? अब आएगा हरे भरे पहाड़ों के निवासी गौंड। भारत में प्रथम जनजाति समुदाय गौंड की उत्पत्ति द्रविड़ों से हुई है और उनका अस्तित्व आर्य युग से पहले का माना जा सकता है। गौंड शब्द गौड़ से आया है, जिसका अर्थ द्रविड़ मुहारों में हरे भरे पहाड़ों से है। मध्य प्रदेश में गौंड सदियों से अमरकंटक पर्वत श्रेणी में फैले हुए एक विजातीय समूह है। कौन से श्रेणी में फैले हुए हैं? अमरकंटक कौन सी नदी का उद्गम स्थल है? नर्मदा। नर्मदा नदी की कुल लंबाई मध्य प्रदेश में कितनी बहती है? 1077 किलोमीटर जो है वो मध्य प्रदेश में प्रवाहमान होती है नर्मदा नदी। यहाँ वहां कई शताब्दियों तक अमरकंटक पर्वत श्रेणी के नर्मदा क्षेत्र में विंध्य, सतपुड़ा तथा मंडला के घने जंगलों के निवासी रहे हैं। आपने देखे होंगे मंडला में भी है नर्मदा जी को, आप देख सकते हैं। अपने महोत्सव तथा धार्मिक कृत्यों, गीत एवं नृत्यों के माध्यम से वे अपनी संस्कृति से जुड़े रहते हैं। धार्मिक कृत्यों, गीत एवं नृत्यों मतलब समझ पा रहे हैं? गीत एवं नृत्यों आपने देखे होंगे, एक गोंडी नृत्य एक अलग ही प्रकार का नृत्य होता है, जो कहीं ना कहीं हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक उसी प्रकार गीत भी होते हैं और धार्मिक कृत्य भी होते हैं। कृत्य का मतलब करना, मतलब धर्म से संबंधित होते हैं। कृत्य वो जो करते हैं वो होते हैं धार्मिक। जैसे आप देख पा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, ये देख रहे हैं, ये खड़े हुए कुछ पूजा कर रहे होंगे संभवतः। कितना समझ पाए? देखिए, मैं जो घर की बात कर रहा था वो आ चुके हैं। प्रकृति के प्रति प्रेम दर्शाते जनजातीय निवास। कहीं ना कहीं आप इनको देख सकते हैं, इनकी जो प्रकृति के प्रति प्रेम को आप भूतपूर्व तो अच्छे से देख पाएंगे कि प्रकृति के प्रति प्रेम कैसे होता है। जनजातीय संस्कृति के धनी राज्य मध्य प्रदेश में गौंड जनजाति लोग अपने घरों को पारंपरिक तरीके से मनाते हैं। पारंपरिक मतलब क्या होता है? परंपरागत, जो परंपरा से चली आ रही है पहले से ही, उसको कहते हैं परंपरा। और इसका ध्यान रखते हैं कि प्रकृति को नुकसान ना पहुंचे। कहीं ना कहीं इनसे हमें सीखना चाहिए। ये हमेशा प्रकृति का पूजन करते हैं और हमेशा अपना अधिकतम ये प्रयास करते हैं कि इनके ऐसे कोई भी कार्य ना हो जिससे प्रकृति को नुकसान हो। प्रकृति इस अमूल्य संपत्ति को सहेजने के लिए भोपाल स्थित जनजातीय संग्रहालय में भी ऐसे ही एक घर का निर्माण गोंडों द्वारा किया गया है। कहीं ना कहीं संग्रहालय में भी उनसे जो जुड़ी चीज है वो चीज को रखी जाती है, कहीं ना कहीं हम एक स्थान पर जाके सब कुछ देख सके। हालांकि वो आर्टिफिशियल हो ये बात अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उस चीज को समझ पा सकते हैं संग्रहालय में जाकर। तो ये आप देख पा रहे हैं, दिख रहा है क्लियर? दिख रहा है? ये पेड़ अपने स्थान पर जैसे का वैसा है, उसको सहायता से घर का निर्माण कर दिया गया है। समझ पाए? चित्र के माध्यम से समझ पा रहे होंगे। अब आ रहा है मुख्य रूप से अद्भुत और आकर्षक मध्य प्रदेश की गौंड कला। मैंने देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है ये, बहुत ज्यादा। ये भी ये किससे बने हुई? हाथों के माध्यम से बनी हुई है।
मंडला जिले के प्रसिद्ध गौड़ आर्ट को मिली देश विदेश में विशेष पहचान। मतलब मैंने आपसे पहले ही कहा कि जब भी कुछ आयोजन किया जाता है तो कहीं ना कहीं देश विदेश के लोग आते हैं। और फिर आजकल चूंकि ऑनलाइन का भी जमाना है तो कहीं ना कहीं हम चूंकि जैसे जैसे हम विकास कर रहे हैं हमने इंटरनेट का भी बहुत ज्यादा सदुपयोग किया है, तो कहीं ना कहीं उसके माध्यम से भी हम देख पा रहे हैं गौड़ जनजाति द्वारा बनाई जाती है कलाकृतियाँ। कलाकृति बनाई जा रही हैं। गौड़ आर्ट उकेर कर बनाए जाते हैं वस्त्र मान्य उत्पाद। जिस प्रकार ये चित्रकारी ठीक इसी प्रकार वस्त्रों में भी ऐसी कलाकारी की जाती है। आपने देखे होंगे बहुत सारे वस्त्र आते हैं जिसमें हाथों के माध्यम से इस प्रकार की कलाकारी आपको देखने को मिलती है। देखे तो होंगे आप लोगों ने। आ, चूंकि एक मुख्य गौड़ आर्ट को मिला जीआई टैग। मैंने आपको बताया कि जो गौड़ आर्ट है उसको जीआई टैग मिला हुआ है, जीआई टैग। एक जिला एक उत्पाद योजना में है शामिल। एक जिला एक उत्पाद योजना मतलब बताएं। स्पष्ट है, शब्दों में स्पष्ट। एक ही उत्पाद है। उत्पाद तो बहुत सारे हो सकते हैं। जी बिल्कुल, एक ही उत्पाद है जो प्रख्यात है, तो हम कह सकते हैं। पेंटिंग देख पा रहे हैं, कलाकृतियां विश्व प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश की गौड़ पेंटिंग। देखिए अब यहाँ कुछ कुछ बात आ जाती है। मध्य प्रदेश की इस खूबसूरत कला को मिला है जीआई टैग। जीआई जीआई आवेदन क्रमांक 701 के संदर्भ में मध्य प्रदेश की गौड़ पेंटिंग को पंजीकृत किया गया है। कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है कौन सा क्रमांक के अनुसार। तो आवेदन क्रमांक 701 के संदर्भ में मध्य प्रदेश की गौड़ पेंटिंग है उसको पंजीकृत किया गया है। मानव ने प्रकृति के साथ जुड़ाव को दर्शाने वाली जनजातीय चित्रकला की प्रथा गौड़ जनजाति से प्रस्तुत है। कहीं ना कहीं ये प्रकृति से जुड़े हुए हैं। हम देखते हैं कि जब भी हम प्रकृति प्रकृति बोलते हैं कि हम प्रकृति से जितना ज्यादा संघर्ष करेंगे, प्रकृति में हमारे साथ उतना संघर्ष करेंगे और जितना ज्यादा हम उसका सहयोग करेंगे वो भी हमारा निश्चित रूप से सहयोग करेगी। ठीक उसी प्रकार विभिन्न उत्सवों और अवसरों पर इसे बनाया जाता है कि ये जो मून पेंटिंग है इसको विभिन्न अवसरों और उत्सवों पर बनाया जा सकता है। ये देख पा रहे, ये सब हाथ से बनाई हुई है हस्तकला। हस्तकला का एक बहुत अच्छा उदाहरण आप देख पा रहे हैं, ये हस्तकला संबंधित है। देख लीजिए। आप देखिए गौड़ आभूषण की हम बात कर लें। पता है सभी को जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 15 नवंबर। देखो दिया हुआ है 15 नवंबर, जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर। गौड़ आभूषण आपने देखे होंगे। गौड़ युवतियां सफेद बांस की कंघों को अपने बालों को सजाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। क्योंकि आप जो कभी कह रहे थे वो मोर की वो नहीं थी, वो बांसों के माध्यम से बने हुए थे। यहाँ स्पष्ट हो गया, वो बांस की जो है बांसों के माध्यम से बने हुए हैं। गौड़, हाँ, बांस बांस के रंग होते हैं। वो पकने के बाद तो सफेद ही होता है बांस। हरा बांस तो कच्चा होता है, सूखने के बाद पकने के बाद वो बोल सकते हैं। गौड़ युवतियां सफेद बांस की कंघों को अपने बालों को सजाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। पता है बालाघाट जिला किस चीज के लिए जाना जाता है? क्योंकि बांस से मुझे याद आया, बालाघाट जिला, हाँ, नहीं ये बात सही है। बताए कहाँ पर होता है बालाघाट में सबसे ज्यादा बांस? लाची में बहुत ज्यादा बांस होता था। आज भी होता है लेकिन आज थोड़ा कम हो गया है। पहले बहुत ज्यादा बांस आपको लाची क्षेत्र में देखने को मिलता था। अब आती है विश्व प्रसिद्ध भील और गोंड जनजाति की चित्रकला। अभी हमने भील की बात की, गोंड की बात की, अब उनको समग्र रूप से कर लेते हैं एक बार साथ में कि भील और गोंड चित्रकला की हम बात कर लेते हैं। हाँ सर। इतना समझ पाए अभी तक जितना पढ़ाया मैंने? किसी को कोई प्रश्न?
चलिए अब हम दोनों की साथ में बात कर लेते हैं। विश्व प्रसिद्ध भील और गोंड जनजाति की चित्रकला। चूंकि हमने आपको पहले भील पढ़ाया उसके बाद गोंड पढ़ाया, इसको समग्र रूप से देख लेते हैं कि गोंड जनजाति और भील जनजाति क्या है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी जनजाति? भील जनजाति। भील समुदाय द्वारा की जाने वाली पारंपरिक चित्रकारी आज पिथौरा, इसकी कला कौन सी कला के नाम से प्रसिद्ध है? पिथौरा कला के माध्यम से दुनिया भर में प्रसिद्ध है। गोंड चित्रकला लोक कला का ही एक रूप है जिसमें गोंड कथाओं, गीतों एवं कहानियों का चित्रण किया जाता है, जो परंपरागत रूप से गौंड देवी देवताओं के सम्मान में सदियों से गाई जाती है। गौंड चित्रकार पद्मश्री, ये पूछा जाता है, एमपीपीएससी में आया भी है 2022 या 23 की पेपर 22 में है। गौंड चित्रकार पद्मश्री पूरी भाई और दुर्गाबाई व्योम को 2021 में पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। कब नवाजा गया था? 2021 में। गौंड चित्रकार पद्मश्री भूरी भाई को और दुर्गाबाई व्योम, भूरी भाई और दुर्गाबाई व्योम को नवाजा गया था। यहाँ देख पा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से? हाँ बिल्कुल यही है। हाँ दोनों अलग अलग है, दोनों देख पा रहे हैं अलग अलग है। अब आते हैं कोल जनजाति। जो मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी जनजाति भील, गोंड और कोल। भगवान राम की भक्त सबरी माता से है कोल जनजाति का संबंध। कोल जनजाति मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी अनुसूचित जनजाति है। मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश की पहली जनजाति भील, दूसरी है गौड़ और तीसरी है कोल। तो आप लिख लीजिए कि मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी जनजाति है कौल। कौल जनजाति मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। मध्य प्रदेश में कोल जनजाति की 10 लाख से भी ज्यादा जनसंख्या मुख्य रूप से रीवा, सतना, शहडोल, सीधी, पन्ना एवं सिंगरौली जिलों में निवास करती है। कहां कहां पर निवास करती है? 10 लाख से भी अधिक जनसंख्या रीवा, सतना, शहडोल, सीधी, पन्ना एवं सिंगरौली जिलों में निवास करती है। आप लिख लीजिए। यह खरवार समूह की एक प्राचीन जनजाति है जो अपना संबंध भगवान राम की भक्त सबरी माता से मानते थे। खरवार क्या है? एक समूह है जो अपना संबंध भगवान राम की भक्त सबरी माता से मानते हैं। आपने देखे होंगे उनके वंशज बोलते हैं ना कि हाँ इनके वंशज है, इनके वंशज है, तो उन्हीं के वंशज खरवार समूह है जो अपना संबंध सबरी माता से मानते हैं। खरवार समूह, खरवार समूह की प्राचीन जनजाति है जो अपना संबंध भगवान राम की भक्त सबरी माता से मानते हैं। जी खरवार। महर्षि पाणिनि के अनुसार कोल शब्द कुल से निकला है। कुल मतलब समझते हैं आपको? कुल क्या होता है बताएं? कुल मतलब परिवार। चल कुल जी। और देखिए कुल का एक अर्थ नहीं है, कुल के संदर्भ में अलग अलग संदर्भ में अलग अलग है। गणित की दृष्टि से देखेंगे कुल का मतलब होता है योग, होता है नहीं होता? योग, जोड़ना। और एक कुल का मतलब होता है परिवार, कुटुंब जिसको बोलते हैं। महर्षि पाणिनि के अनुसार कोल शब्द कुल से निकला है जो समस्त का भावबोधक है। भावबोधक मतलब क्या होता है? भावबोधक क्या होता है? व्यक्त करना, व्यक्त करना नहीं। भाव तो होता है लेकिन व्यक्त करना नहीं। देखिए भावबोधक क्या होता है मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। अधिकतर हम लोग देखते हैं कि अगर हम किसी से नाराज हो जाते हैं तो अक्सर ये देखते हैं कि चेहरे पर हमारा एक भाव आ जाता है। हम उसको देख के बता सकते हैं कि हाँ ये गुस्सा इस चीज के लिए है, कि हाँ इस कारण ये गुस्सा हुई है या गुस्सा हुआ है। बता सकते हैं नहीं बता सकते? ठीक उसी तरह है भावबोधक। समझ पाए इतना? कोल जनजाति मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी अनुसूचित जनजाति है। मध्य प्रदेश में कोल जनजाति की 10 लाख से भी अधिक जनसंख्या जो है रीवा, सतना, शहडोल, सीधी, पन्ना और सिंगरौली जिलों में निवास करती है। समझ पाए? लिख रहे हो गया? आप देख पा रहे हैं नृत्य इनको? ये नृत्य करते हुए प्रतीत हो रहे। कौन सा नृत्य करेंगे भील?
हाँ, कोल है ना। बिलो का नृत्य कौन सा है? भगोरिया। कोल जनजाति का भी एक नृत्य होता है, उसको आगे आगे पढ़ेंगे। अब आती है एक महत्वपूर्ण जनजाति, बैगा जनजाति। पता है कुछ लोगों ने ऐसा माना माना था कि गोंड जनजाति और बैगा जो जनजाति है वो एक ही है। लगभग मुझे भी पहले ऐसा डाउट रहता था। हाँ, आपको भी ऐसा पहले डाउट होता होगा कि गोंड और बैगा जनजाति हम लोग लगभग समान मानते थे, लेकिन ये समान नहीं है, दोनों अलग अलग है। आज आपने पढ़ भी लिया कि जो बैगा जनजाति वो अलग अलग है। बैगा जनजाति मध्य प्रदेश में मुख्यतः 3 जिलों, 3 जिलों में कौन कौन सा जिला आता है? मंडला, शहडोल और बालाघाट। क्योंकि एक जिले में आप खुद निवास रहते हैं, एक जिला आपको पड़ोसी जिला है, एक जिला थोड़ा दूर है, शहडोल। बैगा जनजाति मध्य प्रदेश के मुख्यतः 3 जिलों मंडला, शहडोल एवं बालाघाट में पाई जाती है। बैगा शब्द अनेकार्थी है। अनेकार्थी का मतलब क्या होता है? उदाहरण के तौर पर अभी हमने पढ़े कुल, मैंने आपको उसके दो अर्थ बता दिए। एक कुल का अर्थ होता है योग और दूसरा कुटुंब या परिवार। बैगा जनजाति विशेष का सूचक होने के साथ ही अधिकांश मध्य प्रदेश की गोनिया और ओझा का भी पर्याय है। ओझा क्या होता है पता है किसी को? ओझा क्या होता है? हाँ हाँ, आपको अवध ओझा सर की बात याद आ रही है। बिल्कुल, अवध ओझा सर इतिहास के शिक्षक। और कुछ? ओझा वो झाड़ फूक करने वाले का काम करता है, उसको भी ओझा कहा जाता है, अगर आपको पता हो तो। पता है? आज पता चल गया, वो भी ओझा थे। कर्मा खड़ी, कर्मा खाप, कर्मा झूलनी, कर्मा लहकी आदि इनके द्वारा किए जाने वाले नृत्य हैं। कर्मा नृत्य को बैगा युवक युवतियां टोली बनाकर एक दूसरे के गांव जा जाकर नृत्य करते हैं। अगर हम बात करें टोली क्या होती है, सभी को पता है या नहीं पता है? पहले ये बताया टोली क्या होती है। समूह। और कोई? समूह, हाँ बिल्कुल, टोली मतलब समूह होता है। इसका उदाहरण आप कहाँ देख पाएंगे? जब हम मटकी, कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मटकी फोड़ का आयोजन होता है, दही हांडी, तो आप देखे होंगे टोली, वो बोलते हैं टोली जितनी ज्यादा सशक्त होगी मटकी उतनी जल्दी फूटेगी। ठीक उसी प्रकार ये जो जब टोली अच्छी सशक्त होगी तब जाके हम मटकी को फोड़ पाते हैं, तो वो होती है टोली। करवा नृत्य को बैगा युवक युवतियां टोली बनाकर एक दूसरे के साथ गांव जा जाकर नृत्य करते हैं। वर्तमान समय में बैगा समूह जब नृत्य करने जाते हैं तो एक दूसरे का अतिथियों की तरह स्वागत सत्कार किया जाता है। अतिथि क्या होते हैं? बिल्कुल, आपने हिंदी में बिल्कुल सही अर्थ बताया। जिसके आने की न तिथि न जाने की तिथि, अर्थात अतिथि। ठीक उसी प्रकार भारत की परंपरा सदियों से चली आ रही है, अतिथि देवो भव। हम अतिथि को देवों की तरह पूछते हैं। तो अतिथि भी समझ पाए आप? एक दूसरे का अतिथियों की तरह। हाँ बिल्कुल, हाथों पर भी है, माथे पर भी है, पर बहुत ज्यादा क्लियर नहीं दिख पा रहा है, लेकिन वो गोदरा है, वो आप देख पाएंगे। हाँ बिल्कुल। गोदरा है, लेकिन स्पष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि क्लियर नहीं है। प्रतीत तो हो रहा है गोदरा जैसे। यह नृत्य लगभग रात भर होता है। आपने देखे होंगे बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो रात भर चलते रहते हैं। आपने ऐसा कोई कार्यक्रम देखे जो रात भर? किसने किसने देखा है बड़े में रात भर कार्यक्रम? किसी ने भी नहीं। मैंने देखा है कवि सम्मेलन, बहुत बार, रात भर। चलिए, अब आता है परघौनी नृत्य। मैंने कभी पढ़ा है परघौनी नृत्य क्या होता है? परघौनी नृत्य विवाह के अवसर पर बैगा जनजाति द्वारा बारात के स्वागत पर किया जाता है। आजकल अभी हम वर्तमान संदर्भ की बात करें या वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें तो हम देखते होंगे जब भी शादी होती है तो डीजे के साथ डांस वांस करते हैं और बारात में जाते हैं। ऐसा होता है नहीं होता? लगता है आप लोग डांस नहीं करते इसलिए कुछ बोल ही नहीं रहे। मैं तो करता हूँ। आप लोग करते नहीं करते? केवल एक करते, बाकी 3 लोग? तो बोलो, करते हो तो बोलो। सभी करते हैं ना? चलिए, ये क्या है बताया ना? ढोलक और मृदंग में थोड़ा सा अंतर होता है। ढोलक जैसे ही मृदंग दिखता है, लेकिन अंतर होता है। ढोलक की जो ताल होती है वो समान होती है, जबकि मृदंग होता है थोड़ा झुका हुआ होता है।
समझ पाए? नहीं समझ पाए? ढोलक ढोल एक ही है, उसको एक ही चीज बोलते हैं, ढोलक बोले या ढोल बोले। मृदंग उसको पैड बोलते हैं, अगर आपको मैं बता दूं, उसको पैड बोलते हैं, जो तबले जैसे बजाते हैं उसको पैड बोलते हैं। मृदंग भी ढोल की तरह ही होता है, लेकिन वो थोड़ा झुका हुआ है। ढोल सिंपल होता है, मतलब वो ज्यादा वो नहीं होता, सिंपल रहता है। लेकिन जो मृदंग होता है वो थोड़ा ऐसा होता है, मतलब वो थोड़ा ज्यादा झुका हुआ। हाँ बिल्कुल जी, ढोल भी होता है मृदंग भी होता है, आप देख पाएंगे। अब आता है कर्मा नृत्य। कर्मा नृत्य मंडला के आसपास के क्षेत्रों में गोंड और बैगा जनजाति का प्रमुख नृत्य है। किस किसके द्वारा नृत्य कर्मा किया जाता है? गोंड और बैगा के द्वारा किया जाता है। किया जाता है कर्मा नृत्य गीत कर्म देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, यह नृत्य का प्रतीक माना जाता है। अब कर्म देवता क्या होते हैं? कर्म देवता क्या होते हैं? कर्मों का निर्धारण करने वाले देवता कर्म देवता, बिल्कुल। और जो कर्म का फल देते हैं, बिल्कुल ये हो सकते हैं कर्म देवता। कर्म देवता से संबंधित है कर्मानति, और किस किसी जनजाति से संबंधित है? गौंड और बैगा। गौंड जनजाति, सॉरी बैगा जनजाति मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? बालाघाट, मंडला और शहडोल, बिल्कुल। इतना समझ पाए? एक अंतिम पढ़ लेते हैं, भारिया जनजाति। भारिया जनजाति है, भारिया जनजाति का विस्तार क्षेत्र मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला जिले में है। छिंदवाड़ा कहाँ पर है? पड़ोसी जिला छिंदवाड़ा। सिवनी भी है पड़ोसी जिला, और मंडला जो है पड़ोसी जिला। यहाँ पर इस जनजाति का एक प्रमुख छोटा सा समूह छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट में सदियों से रह रहा है। पातालकोट पता है ना, नाम सुने आपने? पातालकोट एक स्थान है, नहीं सुने? सुने, चलिए। सदियों से चल रहा है। यहाँ के निवासी शेष दुनिया से अलग ही ऐसी जीवन जी रहे हैं जिसमें उनकी अपनी मान्यता और संस्कृति है। आप तो देखेंगे आज भी हमारे क्षेत्र में कुछ ऐसी जनजाति हैं जो अपनी संस्कृति को संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं, और आज कहीं ना कहीं अपनी जो मान्यता है उन पर, उन्हीं पर चल रहे हैं। आपने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आप देख पाएंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में देख पाएंगे, और बहुत सारे स्थान है। वैसे एक स्थान का जिक्र है पाताल पानी। यहाँ पे भी एक ऐसी संस्कृति है जो अपनी मान्यताएं, अपनी परंपराएं हैं जो सदियों से चली आ रही है। आज भी ये जो है बाहरी जीवन से उतना ज्यादा मतलब नहीं रखती। तो कहीं ना कहीं इनकी प्रमुख फसलें जो है वो धान, कोदो और गुड़ की। कोदो और गुड़ की पता है? देखे हैं? चलिए, लड्डू खाए, मैंने भी खाया है, सभी ने खाया ना? चलिए, सर ने नहीं खाया, बहुत प्रख्यात है। एवं प्रमुख नृत्य भड़म, सैतम, सैला व आहिराई है। इनके जो नृत्य हैं वो प्रमुख कौन कौन से हैं? भड़म, सैतम, सैला व आहिराई। कौन कौन से हैं? भड़म, भड़म, सैतम, सैला व आहिराई, ये क्या है इनके प्रमुख नृत्य। इतना समझ पाए? किसी कोई प्रश्न अगर हो तो कर सकते हैं। ये देखिए, ये अम्मा जी जो है वो कोदो गुटकी को पीस रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। हाँ, आपको ऐसा लग रहा है हल्दी, पर वो हल्दी नहीं है। हाँ, आज के लिए इतना ही।